हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है 10वीं का, उसमें से हम सामाजिक विज्ञान का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव का आंसर इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके आपको बता देते हैं। आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखकर एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड कहता है कि मैं जो भी ऑफिशियल मॉडल पेपर देता हूँ उस ऑफिशियल मॉडल पेपर से 40% आपका प्रश्न आपके हूबहू फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एक एक करके आप लोग याद कर लेना। मैं आपको साइंस और मैथ का बता चुका हूँ, जाकर वीडियो देख लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखिएगा दोस्तों कि मैं जो पढ़ाया हूँ वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही पैटर्न है जो आपका 2022 में पैटर्न था। इस बार भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान में 80 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 का उत्तर देने का, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बी नंबर में देखने को, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ, तो यही आपका 100% श्योर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, आप लोग याद रखना। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दलित पैथर्न नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। तब अच्छा लोग दूसरा का आंसर होगा सी नंबर, महाराष्ट्र में हुई थी। किस कहाँ पर हुई थी, तो महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो 73वां आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सभी बच्चे याद रखना। सॉरी, इसका आंसर 74वां होगा, सॉरी इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। 73वां नहीं होगा, वो दूसरा आंसर हो जाएगा, ये आपका दूसरा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर होगा 74वां संशोधन, ठीक है। तो जो भी बच्चा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2023 में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर आप त्रिस्तरीय, आंसर क्या होगा जी, सी नंबर होगा। 4 का आंसर होगा सी नंबर, त्रिस्तरीय, ठीक है। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई। तो दोस्तों याद रखना, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास, ठीक है। मुंबई को ही शायद नहीं मुंबई नहीं, मद्रास होगा शायद। चेन्नई को हम लोग मद्रास के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बच्चा लोग आपका 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है, यानी कि सर्वप्रथम किस राज्य में, मतलब कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था यानी कि उसकी सुविधा दी गई है। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर, बिहार में। बिहार में महिलाओं की जो भागीदारी है ना पंचायती राज में, वो 50%, 50% उनका भी हक है वोट डालने का, और 50% आपका भी वोट मतलब कि पूरा मतलब कि जिम्मेदार है, आप भी वोट डाल लेंगे 50%, ठीक है। दोनों के लिए 50-50 है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन तो मैं कई बार आपको ऑब्जेक्टिव मौखिक भी क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। दल बदल कानून निम्न में किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून आपको याद होगा सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। दल बदल कानून ज़्यादातर सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है दल बदल कानून, बच्चा लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम होता है अलगवाद। आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप इस बार की बोर्ड एग्जाम में 4 से नंबर नहीं लाते हैं तो पढ़ना धिक्कार है आप लोगों का, क्योंकि आपके लिए बोर्ड ने एक बार फिर से सुनहरा मौका दे दिया। यानी कि आप चाहें तो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा सामाजिक विज्ञान में, तो हर व्यक्ति 40 सही टिक लगा देगा, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। जो भी स्टूडेंट थोड़ा पढ़ने में कमजोर है, ऐसा नहीं है कि सब लोग तेजी होंगे, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे का थोड़ा दिमाग कम होता है, फिर भी वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। सबका दिमाग एक ही जैसा नहीं होता है। तो आप लोग प्रयास करिएगा क्वेश्चन को पूरा पढ़े। जब क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा ना, तो आपको उत्तर खुद में खुद आपको मिल जाएगा। अगर याद नहीं किए हैं क्वेश्चन तब भी मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को पढ़िएगा।
अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, तो 9 का करेक्ट हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी पर, चाणक्य। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है, बताइए तो। इनमें से किस देश की जो संघीय व्यवस्था है वो मतलब कि अन्य से अलग है, तो यहाँ पर आपका 10 का आंसर होगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका को तो सबको ही जानता होगा, अमेरिका देश, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है, तो 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कनाडा का नाम सुने होंगे, बहुत लोग कनाडा जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि कनाडा जो अब आपको पता ही होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कनाडा कमाने के लिए कितने लोग जाते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय महिलाओं की सूची है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्र भाषाओं की सूची है। राष्ट्र भाषाओं की सूची कह रहा है ना, महिला पढ़ दी है, ठीक है। तो इसका आंसर का 8वीं अनुसूची में है। किस में है, तो 8वीं अनुसूची में आंसर होगा आपका डी नंबर 12 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने के जिम्मेदारी है, यानी कि जो राज्यसभा के चुनाव होता है वो चुनाव किसके द्वारा सौंपा दिया जाता है कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 13 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा मतलब कि जिम्मेदारी दी जाती है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चे लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। शिक्षा को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है, तो बच्चा लोग ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची में रखा गया, समवर्ती सूची में रखा गया। आंसर होगा आपका सी नंबर, ठीक है। क्या होगा, 14 का आंसर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को पता है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि शायद 1871 ईस्वी में ही हुई थी, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण भी आपका क्या हो जाएगा 1871 ईस्वी में ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर प्रश्न है हुआ आंदोलन किसने शुरू की। हुआ आंदोलन किसने शुरू की थी, तो इसका आंसर होगा हुइन्स सूफो। देखिए गजब का नाम है, हुइन्स फूसो ने किया था हुआ आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन देख लीजिए, जनरल लोन नोल, ठीक है। पहले लोन है फिर लोल है, उसके बाद से क्या है किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर 17 का आंसर होगा सी नंबर कंबोडिया देश का नाम सुने ही होंगे, ठीक है, कंबोडिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, ठीक है। ये 18 नंबर क्वेश्चन कई बार आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन है आपका मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। आप लोगों को पता होगा ये जो हनोई समझौता है ना, क्या इसका आंसर होगा हनोई समझौता का। कभी कभी पूछता है कि हनोई समझौता से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग उत्तर यही देना कि हनोई समझौता मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था, और यह समझौता जब हुआ था उस समझौते के तहत फ्रांस और वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया गया था, इनको अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी कह रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वो किस समझौता था, तो हनोई समझौता था। और एक और जेनेवा समझौता है, तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा समझौता 8 साल बाद हुआ था, 1946 के 8 साल बाद हुआ था जेनेवा समझौता। तो हनोई समझौता 46 साल होगा, और 1954 अगर पूछेगा तो आप लोग हनोई जेनेवा समझौता का टिक लगाना। ये क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद, ठीक है। आप लोग नाम तो सुने होंगे अहमदाबाद का, ठीक है। आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है जी। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है जी, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है? तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में आंसर होगा बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सबनीय अंग्या आंदोलन दांडी यात्रा शुरुआत हुई थी, जो 1929 ईस्वी में शायद शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर क्या रखना, 1929 की 1930, शायद 1930 ईस्वी से शुरुआत हुई थी, ऐसे ही आसपास था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, सबनीय अंग्या आंदोलन। पूछेगा कभी कभी एग्जाम में सबनीय अंग्या आंदोलन से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करिए। 5 नंबर का कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड जो ब्लॉक थी उसकी स्थापना किसने की? तो यहाँ पर 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को गौर से देखिए, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आपको पता है सब देश के रियल हीरो हमारे सुभाष चंद्र बोस ही थे, और आजकल के मतलब कि आज के समय में हमारे वीर जवान सैनिक हैं। ठीक है, आर्मी है। ठीक है, क्योंकि पहले मतलब कि सुभाष चंद्र बोस मतलब कि देश को आज़ाद करने में इनका बहुत ज़्यादा भूमिका थी, बहुत ज़्यादा भूमिका थी, से ज़्यादा इन्हीं की भूमिका थी। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्होंने मेहनत किया था देश को आज़ाद कराने में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का नाम सब कोई जानता होगा, जो अपने गोली से मतलब कि मृत्यु इन्होंने कर ली। इसलिए मृत्यु कर ली थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं अंग्रेजों के हाथों मारा जाऊं, मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूं। तो अपनी मतलब कि बंदूक से मतलब कि उन्होंने गोली मार ली थी, क्योंकि उनके बंदूक में एक ही गोली बची थी ना, इसलिए वो अपने आप को गोली मार लिए। उन्होंने कहा कि मतलब कि अंग्रेजों की गोली से क्या मरे, उन्होंने जी जान लगाकर पूरा लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये सेफ क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्जन। 1905 इसमें विभाजन हुआ था, वो भी कर्जन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रिटेन। क्या होगा जी? ब्रिटेन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, मित्र राष्ट्र नहीं है। जबकि अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम सुना होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सब लोग इलाहाबाद का नाम सुने होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने पावरलूम का आविष्कार किया? इनमें से किसने पावरलूम का आविष्कार किया था? तो 27 का आंसर होगा सी नंबर, एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट आंसर होगा आपका सी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? न्यू डील नामक आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? तो 28 का बच्चा लोग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में लागू हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो यहाँ पर 29 का आंसर होगा डी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका ही इसका भी आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन देश दक्षेश का सदस्य नहीं है? तो बच्चा लोग 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडोनेशिया। आंसर होगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर क्वेश्चन है, रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो का मतलब आप ये मत समझना कि वो रूस का ही रहने वाला था, बल्कि वो फ्रांस का रहने वाला था। ठीक, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बताए थे। अगला क्वेश्चन, अल हिलाल का संपादन किसने किया? अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो पता है ना आपको, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल नामक पुस्तक की छपाई की थी, और इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, सबको याद है। अगला क्वेश्चन है आपका
34 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने इनमें से किस का संपादन किया? तो यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने ही किया था, जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। ये भी क्वेश्चन सबको करा चुके हैं, सी नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ये भी क्वेश्चन एक बार बताए थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक होगा। ठीक है, और मेटरनिक जो क्या है, आप लोग इसको मतलब कि इसको याद रख लेना, ये आपके परिभाषा में पूछ सकता है 2 नंबर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? तो यहाँ पर 37 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चेका का नाम आप लोग सुने होंगे, आंसर होगा चेका, बी नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर बच्चा लोग इन प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1986 ईस्वी में। कब हुई थी? 1986 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को बच्चे लोग मनाया जाता है, आप लोग याद रखना। और देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, कब लगाया गया और किसने लगाया था? तो सबसे पहले पूछा है कब लगाया गया था, तो 1868 ईस्वी में, याद रखना, सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? और गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की थी? तो यहाँ पर आंसर होगा बी नंबर, कुजनेत्स। आंसर क्या होगा? ये आपका बी नंबर होगा, कुजनेत्स, आंसर होगा बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर आपका 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी शिक्षा प्राप्ति, जीवन प्रत्याशा और जीवन स्तर, आंसर होगा आपका डी नंबर। अब अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो यहाँ पर 43 का आंसर होगा सी नंबर, नीति आयोग करती है, आंसर होगा ए, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दादा भाई नौरोजी का नाम सबको ही सुना होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? जैसे कि भारत की मुद्रा है रुपया और अमेरिका का है डॉलर। ठीक है, ठीक वैसे स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोना। ठीक है, कोरोना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का स्वच्छ बैंकिंग संस्था है? तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के अलावा और कोई बैंक ही नहीं हो सकता, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, मानव के स्वर्णिम विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो 47 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, शिक्षा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है तत्व? तो शिक्षा है, शिक्षा से आप हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। क्या होगा? कृषि। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खनन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, खनन होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है सोने की आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 50 का हॉलमार्क, या भी एक मार्क या फिर एसआई मार्क तो होगा नहीं, तो यहाँ पर 50 का आंसर होगा हॉलमार्क। आप लोगों ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से रटे होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? तो 1954 में किस संस्था का गठन किया गया था? 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था, लेकिन वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, तो यहाँ ऑलरेडी दिया भी नहीं है ऑप्शन में वो। ठीक है,
तो 51 का आंसर होगा ये सी नंबर आपका होगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन हुआ था। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी दे दिया गया, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है कि विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 1954 तो प्लानिंग कमीशन, और यहाँ पर दिया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी मूल्य तंत्र, निजी लाभ, साधनों का निजी स्वामित्व, यानी कि आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है 54 नंबर प्रश्न है, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत लिखा है, भारत नहीं है, सॉरी गलती हो गया, सॉरी, ठीक है। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, जो भी प्रश्न बता रहे हैं उसको याद करते चलना। अब देखिए अगला क्वेश्चन रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था? रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था? तो कोई स्टूडेंट बता पाएगा? चलिए वेरी गुड, नहीं बता पाएंगे, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया, कुंडनकुलम परमाणु विद्युत क्या होगा गृह, यानी कि कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से भी जानी जाती है? तो कोई बताएगा? झूम, पामलू, दीपा या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर 56 का आंसर होगा, 56 का क्या आंसर होगा बच्चे लोग? 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? तो इसका आंसर होगा 57 का आंसर होगा बी नंबर, महाराष्ट्र में चलाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इन्नौर बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा आपका क्या होगा? 59 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, तमिलनाडु, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो आप सभी को पता होगा, ये ऑलरेडी आप लोग याद कर लिए होंगे, सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर उत्तराखंड का नाम सुने होंगे, उत्तराखंड यानी कि देहरादून, उत्तराखंड की शायद राजधानी है देहरादून, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा, आंसर क्या होना चाहिए? 62 का आंसर होगा ए नंबर, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 63 का आंसर होगा डी नंबर, 7% क्षेत्र में वन का फैलाव है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। 64 नंबर को इनमें से सभी कार्बनिक खनिज कौन है? ये सभी नहीं है कार्बनिक खनिज, सही बोल रहे हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो चुन्ना पत्थर, सब लोग याद किए होंगे, चुन्ना पत्थर जो सीमेंट उद्योग का कच्चा प्रमुख माल होता है। और 66 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है कि डिग बोई का नाम सुने हैं ना आप लोग, सब कुछ सुना होगा डिग बोई का नाम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? ये तो आपको कई बार बता चुका हूँ, धान होता है यानी कि चावल होता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो चावल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? यानी कि जूट उत्पादन में नंबर 1 पर देश कौन आता है? तो बांग्लादेश का नाम सुना होगा, जो हमारी पड़ोसी देश है, आजकल बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? तो यहाँ पर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में सी होगा, कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? गजब का क्वेश्चन पूछा गया कि किस नगर को बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है। भागलपुर नगर को बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किसकी है? तो कृषि की है, क्योंकि बिहार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कृषि पर आधारित होती है। ठीक है, आजकल देख सकते हैं ना 80% बिहार की जनसंख्या और 60%, 70%, 80% बिहार की जो जनसंख्या है ना वो कृषि पर आधारित होती है। ठीक है, एक्चुअली में। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार की जनसंख्या कृषि पर कितना प्रतिशत आधारित होती है। तो बिहार की जो जनसंख्या है वो 80% कृषि पर आधारित होती है, 80%। लेकिन बिहार में कृषि 60% किया जाता है। बिहार में कृषि 50% से ज़्यादा, इनके 60% कृषि किया जाता है, लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या है वो 80% कृषि पर ही आधारित होती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, तो वो क्या है? तो यहाँ पर आंसर होगा बी नंबर, बाढ़। बिहार में बाढ़ सबसे ज़्यादा मतलब कि डेंजरस है। ठीक है, चलिए बाढ़ आता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना। अब देखिए कुशहा तटबंध किस नदी पर है? किस नदी पर यह स्थित है? तो यहाँ पर आंसर होगा ए नंबर, कोसी नदी पर स्थित है। ठीक है, जो बिहार का सो कहा जाता है। बिहार का सो किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो यहाँ पर आंसर होगा डी नंबर, गोविंद सागर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो 76 का आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय स्वशासन, गांव मोहल्ले के लोग। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 77 का आंसर होगा बी नंबर, संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 78 नंबर है। 78 नंबर क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो आपको पता होगा अरब सागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर। तो आप लोगों को पता होगा 26 दिसंबर 2004 बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ पर आया था? तो 76 का आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर, जिसको हम लोग बंगाल की खाड़ी भी बोल सकते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में आया था, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर 80 का आंसर होगा सी नंबर, जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा गया। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जर्मनीकरण की बाधाएं क्या थी? रूस जापान युद्ध ने किस प्रकार बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया? हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी? स्वराज पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1929 की आर्थिक मंदी के कोई 2 कारण बताइए। ये सब क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिए, इस सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर PDF को आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। मैं वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, वहाँ पर आपको हर विषय का पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग वेबसाइट पर जाने के लिए आप लोग गूगल या फिर कोई भी ब्राउज़र अपने मोबाइल में ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना mgbresult.com। क्या सर्च करना? MGB। यहाँ पर देखिए मैं सर्च करता हूँ mgbresult.com, आप लोग भी सर्च करना mgbresult.com। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे mgbresult.com तो आप लोग को सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो लेटेस्ट अपडेट के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर लिखा होगा बिहार बोर्ड 10th क्लास ऑल सब्जेक्ट ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 डाउनलोड करें। तो यहाँ पर आपको लोग को क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक और नया पेज ओपन होगा। अब इसी नया पेज में आपको सब मिल जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करिए तो
नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए BSAB यानी कि बिहार बोर्ड 10th ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 डाउनलोड। यहाँ पर साइंस का मॉडल पेपर है, सोशल साइंस का है, मैथ का है। तो ऑलरेडी दोस्तों पहले दिन साइंस का बताए थे और मैथ का भी बता चुका हूँ, सोशल साइंस का आज बता ही दिया। बच्चा क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, हिंदी का बच्चा, हिंदी का भी कल बता दूंगा, संस्कृत का भी बता दूंगा, कल ही 2 बताऊँगा, और इंग्लिश का भी है, मैथली का भी है, नॉन हिंदी का भी है और उर्दू का भी है। सब किसी के छात्रों के यहाँ पर मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो आकर आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्या आप लोग को सर्च करना है तो इसको नोट कर लीजिए, mgbresult.com लिखना है। क्या लिखना है तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला mgbresult.com आप लोगों को लिख कर सर्च करना है, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको और भी विषय का बता दूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए और वे भी करें और एग्जाम की तैयारी करिए। आपको पता है ना एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 50 का आंसर हमको टिक लगाना है। आराम से हम लोग टिक लगा सकते हैं। अगर 100 में से हमारा 40 भी गलती होता है ना तो हमारा 60 रहेगा और 60 में से 50 अच्छे से सही टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार हमेशा याद रखना है, 100 ऑब्जेक्टिव देगा तो 100 में से आपकी नहीं 50 का ही उत्तर दीजिएगा। भले ही आपको जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे है मान लेते ये पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते यहाँ पर आप ला गए, यहाँ 100 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन याद है, पहला नहीं याद है तो पहला छोड़ दीजिए और दूसरा को आप लोग पेंड करिएगा। अब मान लेते हैं कि उसके बाद आपको याद आ रहा है कि मेरे को 100 नंबर वाला याद था, तो 100 नंबर वाला आप टिक पेंड कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको आ रहा है कि मेरे को 83 नंबर क्वेश्चन याद था, तो आप 83 यहाँ पर है तो 83 नंबर को पेंड कर दीजिए। ये नहीं कि 1 से लेकर 85 तक आपको टिक लगाना है, नहीं, आप 100 में से किसी पर भी कहीं भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन आप काउंट करते चलिएगा कि मैं 50 को टिक लगा लिया हूँ कि नहीं। भले ही बीच में 1-2 छोड़ रहा है तो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ गिनना है कि मैं 1 से लेकर 100 तक के बीच में 50 को मैं टिक लगा दे रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना, बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। और सभी लोग कमेंट करिएगा, कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है।